गुड इवनिंग एवरीबॉडी। दिस इज़ फॉर यूपी जूनियर एग्ज़ाम। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेशन है यूपी जूनियर एग्ज़ाम के लिए शेड्यूल्ड है। सो 25 क्वेश्चंस करेंगे एंड इसके अंदर इंक्लूडेड हैं आपके लिटरेचर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस, ग्रामर से, वोकैबुलरी से एंड कॉम्प्रिहेंशन, एवरीथिंग, सारी चीज़ों को कवर किया गया है आज के सेशन के अंदर। शुरू कर लेंगे क्वेश्चंस के साथ। लेट्स हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं हमारे पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। कोशिश कीजिए आंसर देने की। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग आर के नारायण's फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन। सो इंडियन राइटर के ऊपर पहला वाला क्वेश्चन फोकस कर रहा है और ये जो मालगुडी टर्म है, जो फिक्शनल लोकेशन है आर के नारायण की, इसको कई एग्जाम्स के अंदर आपने देखा होगा, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है पहली बार कहाँ मेंशन किया गया था, कौन से वर्क के अंदर। हमारे पास ऑप्शंस में है स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द इंग्लिश टीचर, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। बताएंगे जी। वेलकम है। फर्स्ट के लिए आंसर आर के नारायण फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन। ए बी सी या डी, कौन सा राइट आंसर लग रहा है हमें यहाँ पे? स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, इंग्लिश टीचर या फिर फाइनेंशियल एक्सपर्ट। इसके लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वामी एंड फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, हाँ जी। डैश योर वर्क यू मे गो as you have finished, before you have finished, now you have finished, when you have finished। चार चीजें दी गई हैं जी, करेक्ट आंसर है, सभी के सही आंसर आ रहे हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन हमारा ग्रामर के ऊपर बेस्ड है और इसमें आपको फर्स्ट वाले सेगमेंट को फिल करना है। वहां पे क्या हमारा ऑप्शन सेट हो रहा है? सो डैश योर वर्क यू मे गो एज यू हैव फिनिश्ड, बिफोर यू हैव फिनिश्ड, नाउ यू हैव फिनिश्ड एंड व्हेन यू हैव फिनिश्ड। सेकंड के लिए यूजुअली एक क्लॉज, एक कंडीशन लगाते हैं ना कि हाँ भैया जब ये हो जाएगा तब तुम जा सकते हो। बिफोर यू हैव फिनिश्ड का यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, नाउ यू हैव का भी नहीं है। एज और व्हेन में से एज क्या होता है, वो थोड़ा सा ऐसा पॉइंट होता है जो कि कॉन्टिन्यूस चलने वाली चीज के साथ हम लोग अप्लाई करते हैं। एंड व्हेन एक पॉइंट होता है, प्रिसाइज मोमेंट इन दी पास्ट या फ्यूचर, जब भी आपके टाइम स्लॉट के अंदर एक पॉइंट होगा। व्हेन करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए राइट आंसर ऑप्शन डी, डी के साथ जाएंगे हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। एक कर्टल सोनेट कंसिस्ट्स ऑफ। कई तरीके के आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, ओड से रिलेटेड, सोनेट से रिलेटेड, बैलेट से रिलेटेड। देखिए ये आपको पता है कि नहीं पता है। कर्टल सोनेट कंसिस्ट ऑफ, पहला ऑप्शन है अ सेस्टेट। सेस्टेट कितने लाइन का हो गया? 6 लाइन का हो गया। अ क्वार्ट्रेन 4 लाइन्स का। एंड ए टेल पीस। दूसरा ऑप्शन कह रहा है एन ऑक्टेव एंड अ सेस्टेट। ऑक्टेव हो जाते हैं हमारे 8 लाइन्स के और सेस्टेट हो गए 6 लाइन्स के। फिर 4 क्वार्ट्रेन एंड अ कपलेट, मतलब 4 लाइन के हमारे 4 स्टांजाज होंगे और फिर एक डबल लाइन का राइमिंग लाइन्स होंगी, 2 लाइन्स होंगी जो आपस में राइम कर रही होंगी। कपलेट हो गया। एन ऑक्टेव एंड अ कपलेट, मतलब 8 लाइन का ऑक्टेव और 2 लाइन का कपलेट। कौन सा सही है जी? थर्ड नहीं आ रहा? टर्टल सोनेट कंसिस्ट्स ऑफ, थर्ड के लिए मैं आपको बता देती हूँ राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसके अंदर कभी भी आपके पास आए तो या तो 11 लाइंस देखिएगा ऑप्शन के अंदर, या फिर 10.5 लाइंस देखिएगा ऑप्शन के अंदर। 11 या 10.5। हाँ जी, करेक्ट है, ए करेक्ट है। कई लोग उसको 11 लाइंस कहते हैं, पर जो हमारा लास्ट वाला लाइन होता है ये बिल्कुल ही छोटा सा लाइन होता है, तो कई बार हम इसको हाफ भी मानते हैं। 10.5 भी आपको लिखा हुआ आ सकता है। और है क्या? ए ऑप्शन। पहले एक सेस्टेड होगा, फिर एक क्वार्टरेन होगा और फिर ये टेल, है ना? सेस्टेड 6, क्वार्टरेन 4, 10 हो गए। और एक हमारा ये आधा लाइन जो टेल जैसा होगा। करा क्या गया है? नॉर्मल जो आपके सोनेट्स होते हैं उसको थोड़ा थोड़ा डिक्रीज कर दिया गया है। ऑक्टेव को सेस्टेड बना दिया है, सेस्टेड को क्वार्टरेन बना दिया गया है। ठीक है, ए करेक्ट है जी। फोर्थ वाला देखिए, इन विच नॉवल
Artagnum befriends Athos, Porthos, and Aramis. The Adventures of Tom Sawyer, The Count of Monte Cristo, The Three Musketeers, The Adventures of Sherlock Holmes. ये आपको आंसर्स दिख नहीं रहे, कोई नहीं, मैं दोबारा लिख देती हूँ. सो हमारे फर्स्ट के लिए राइट आंसर है ए. सेकंड वाले के लिए हम लोगों का आंसर था डी. और 3 के लिए अभी मैंने ए लिख दिया है. ठीक है, अब दिख रहा है जी. फोर्थ के लिए बताना है हमें. इन विच नॉवल डार्टेग्नम befriends Athos, Porthos and Aramis. So ये आपके 4 कैरेक्टर्स हैं इस वाले नॉवल से लिए गए हैं. द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो, द थ्री मस्केटियर्स एंड द एडवेंचर ऑफ शर्लॉक होम्स. फोर के लिए मस्केटियर्स, यस. तो वो हमारा कैरेक्टर है और वो घूमते घूमते ये 3 मस्केटियर्स से मिलता है. सो 4 के लिए सी इज द राइट ऑप्शन. और जो ये आपको यहाँ पे वर्क दिख रहे हैं, द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर किसका वर्क हो गया? मार्क ट्वेन का. और काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो ये अलेक्जेंडर ड्यूमस. द थ्री मस्केटियर भी अलेक्जेंडर ड्यूमस है. एंड शर्लॉक होम्स वाला मेरे ख्याल से आप लोग को पता होगा, किसी को एनी आइडिया? आर्थर कॉनन का वर्क है. तो ये चारों आपके एक तरीके से लेजेंडरी बुक्स मानी जाती हैं, मोस्ट फेमस बुक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और 6. So, lines. Her lips were red, her looks were free, her locks were yellow as gold are taken from. ये जो हमारी लाइन्स हैं ये कहाँ से ली गई हैं? पहला ऑप्शन है हमारे पास द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस. किसकी पोयम है, याद है? भूल गए. अ हॉट नून इन मलाबार, फायर एंड आइस, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर. 4 ऑप्शन है हमारे सामने जी. गुड इवनिंग है जो लोग बाद में जुड़ रहे हैं. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. विजेंद्र, पूजा, नीतू, स्वागत है सभी का. Her lips were red, her looks were free, her locks was yellow as gold. डी. द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर. और किसका वर्क है? सैमुअल टेलर कॉलेरिज का. तो 5 के लिए डी हो गया हमारा राइट आंसर. यहाँ पे एक ये आप कह सकते हैं लाइफ एंड डेथ, जो ये वुमेन कैरेक्टर टाइप है, एक सामने इमेज, उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वो किस तरीके से, मतलब जो हमारा यहाँ पे मैरिनर है, ही इज वेरी स्केयर्ड ऑफ हर, और उसको लेकर के यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसके लिप्स रेड है, हर लुक्स फॉर फ्री, हर लॉक्स फॉर येलो एज गोल्ड. उसके बाद और भी 3-4 लाइनें हैं उसी के डिस्क्रिप्शन के ऊपर. 5 के लिए डी करेक्ट है. राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर बाय सैमुअल टेलर कॉलेरिज. क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ग्रामर के ऊपर है. देखें. ही डैश वर्किंग सिंस 9 o'clock इन द मॉर्निंग, हैव बीन, हैज बीन, शुड, वुड. क्या करेंगे अप्लाई? हैज बीन जी. सो ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर, और क्या हम इसके साथ अप्लाई कर रहे हैं? हैज बीन कर रहे हैं. ही हैज बीन वर्किंग सिंस 9 o'clock. सो 6 के लिए बी. बहुत बढ़िया. नेक्स्ट है अगेन लाइन्स. तो लाइन्स देखें. इट वॉज द, खैर ये आसान है, सबको आ रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली. इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ foolishness are taken from Oliver Twist, David Copperfield, A Tale of Two Cities, The Mystery of Edwin Drood. So all work, यहाँ पे आपको जितने चारों वर्क दिख रहे हैं, नाम याद रखेंगे, किसके वर्क हैं? चार्ल्स डिकेंस के वर्क हैं. और आपको बताना है कि कौन से नॉवल की शुरुआत इन वाली लाइंस के साथ होती है. इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स. गुड इवनिंग फ्रेंड्स. 7 के लिए बी. डेविड कॉपरफील्ड. नहीं. टेल ऑफ टू सिटीज जी. सो 7 के लिए सी. अ टेल ऑफ टू सिटीज. फिर क्वेश्चन नंबर 8 हमारा फोकस कर रहा है, लिटरेरी पीरियड्स होते हैं आपके, लिटरेरी पीरियड, लिटरेरी एज, उसके ऊपर फोकस कर रहा है. मोनार्क्स वगैरह भी तैयार रखिएगा, वहां से भी हमारा एक क्वेश्चन आ जाता है ना, किंग क्वीन से रिलेटेड. सो विच पीरियड डजंट बिलोंग टू द न्यू क्लासिकल एज? न्यू क्लासिकल एज के अंदर जब आप बाइफिकेशन करते हैं, हम लोग मेजर कैटेगरीज की बात करें, बहुत ज्यादा डीप में नहीं गए हैं. सो उसके अंदर आपके 3 डिविजन्स देखने को मिलते हैं न्यू क्लासिकल एज के अंदर. यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं. सो कोई एक है जो न्यू क्लासिकल एज का पार्ट नहीं है. है क्या ऑप्शन में? रेस्टोरेशन पीरियड है, ऑगस्टन है,
जकोबियन है और एज ऑफ जॉनसन है। हाँ सी परफेक्ट। जकोबियन की जगह यहाँ नहीं है, कहाँ पे है? एलिजाबेथ के बाद तुरंत बाद। जकोबियन पीरियड किसके नाम पे पड़ा है? जेम्स द फर्स्ट के पास। सो वहां पे मिलेगा आपको, है ना? करेक्ट है। सो 8 के लिए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सो 8 सभी का सही था। देखिए, हरपिंदर कौर का, ऋतिका, इरा, दीपिका, विजेंद्र, खुशबू करेक्ट आंसर, पूजा करेक्ट आंसर। राजस्थान के लिए कह रहे हो? हम्म। पूजा जयदेव, एक ये जो नंबर दिख रहा होगा प्लस, आप चाहो तो इस वाले नंबर पे बात कर लेना। आई डोंट नो कहाँ दिखेगा आपको नंबर ये। 9711414783। और जो आप मेरे पास करते हो मैसेज वो ये वाला है 978। सो ये सिर्फ व्हाट्सएप है। मान लो कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड है, कोई क्वेरी है कुछ, तो आप ये मुझे भेज सकते हो इस वाले नंबर पे। और कोर्स रिलेटेड जानकारी के लिए आपकी प्रिया से बात हो जाएगी ऊपर वाले नंबर पे। तो शी विल गाइड यू, है ना? 9711414783। कोर्स या एडमिशन रिलेटेड कोई बातचीत है तो आप इस वाले नंबर पे बात कर सकते हैं, प्रिया से बात हो जाएगी। और सब्जेक्ट रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप ये नीचे वाले नंबर बात कर सकते हैं। बाकी सारा सेम है, लास्ट के ये 3 डिजिट्स वारी कर रहे हैं। 783 प्रिया के लिए और 978 ओनली व्हाट्सएप, है ना? कॉल नहीं आती मेरे पास, व्हाट्सएप मेरे पास है। सो वहां पे फिर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इन विच ईयर द फर्स्ट नॉन यूरोपियन आर एन टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर विंस द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? सो ये सबको आ रहा होगा बिल्कुल। 9 के लिए ए। एंड 10 लाइन्स है हमारे पास। ट्रुथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन, फिगर ऑफ स्पीच के केस में यह बिल्कुल फेवरेट सेंटेंस माना जाता है। क्वेश्चन पूछना हो या फिर आपको एग्जाम्पल देना हो, दिस इज सॉर्ट ऑफ फेवरेट लाइन बाय एवरीबडी। ट्रुथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन, बताएंगे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है इसके अंदर, पहली वाली लाइन के अंदर? And falsehood while I lived was far from mine are taken from Lycidas, Rugby Chapel, Scholar Gypsy, Sohrab and Rustam. सोहराब एंड रुस्तम बता रहे हैं 10th के लिए। करेक्ट। सो इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और किसका वर्क है? ए छोड़ दीजिए, लिसिडास नहीं। उसके अलावा आपके बाकी के जितने भी 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, रग्बी चेपल, स्कॉलर जिप्सी एंड सोहराब एंड रुस्तम बाय आर्नोल्ड, मैथ्यू आर्नोल्ड के वर्क हैं। लिसिडास आपको पता है, पेस्टोरल एलजी और काफी सारी बातचीत हो रखी है लिसिडास से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा है, पर्सोनिफिकेशन, बहुत बढ़िया। सो ट्रुथ, ये अब नॉन लिविंग या कॉन्सेप्ट है और उसको हमने एट्रीब्यूट कौन सा दिया हुआ है? सिटिंग का, ह्यूमन एट्रीब्यूट के, ट्रुथ सिट्स। तो वहां पे पर्सोनिफिकेशन है। करेक्ट, मैथ्यू आर्नोल्ड का वर्क है। वॉइस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। वाई डिड योर अंकल राइट सच अ स्पीच? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और हमें चेंज करना है कहाँ पे? पैसिव में। वाई शुड बी सच अ स्पीच रिटन बाय योर अंकल? वाई वॉज सच ए स्पीच राइट बाय योर अंकल? गड़बड़ हो गया। वाई वॉज सच ए स्पीच रिटन बाय योर अंकल? वाई सच अ स्पीच रिटन बाय योर अंकल? ठीक है, सो टेंसेस का ध्यान रखेंगे, आ जाएगा आंसर। 11 के लिए सी दिख रहा है मुझे सबसे पहले अरविंदर का। सो करेक्ट आंसर 11 सी। 12th देखिए। सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। फिलेंथ्रोपिस्ट, तो ये कौन सा हो गया? रिच पर्सन है और जिसको ध्यान रखता है पुअर का, उनकी हेल्प करता है, इन्वॉल्व विथ वेल बींग्स ऑफ अदर स्पेशली पुअर पीपल। सो फिलेंथ्रोपिस्ट स्पेलिंग बी। यस, बी वाला करेक्ट है। FIST नहीं है, PIST है लास्ट के अंदर, एंड PHILAN। तो 12 के लिए बी। क्वेश्चन नंबर 13। Whose epitaph ends with I had a lover's quarrel with the world? I had a lover's quarrel with the world, बताएंगे?
क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। सो कीट्स के लिए मेरे ख्याल से आप लोग को सबको पता होगा। हमारे पास कौन कौन से हैं? कीट्स हैं, और शेक्सपियर हैं, और फ्रॉस्ट, और शेली, है ना? ये चार आपके सामने नाम दिए गए हैं। कीट्स के लिए क्या याद रखेंगे? हुज नेम वॉज रिटन वाटर, है ना? हेयर लाइज मैन हुज नेम वॉज रिट इन वाटर। और शेक्सपियर का बोन्स वाला आपको पता ही होगा कि उनको दिक्कत थी, उनके बोन्स नहीं हटाने थे। सो कर्स्ड बी दैट जो मूव करेगा उनके बोन्स को। मूव्स माय बोन्स, ये शेक्सपियर के लिए हो गया। फ्रॉस्ट के लिए जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है। चार लाइनें हैं, एंड इसी वाली लाइन के साथ होता है आई हैड अ लवर्स क्वारल विद द वर्ल्ड। ये आपका आंसर है फ्रॉस्ट। और शेली के लिए भी ध्यान रख सकते हैं, फॉर देयर टू हार्ट्स। ये मैं आपको बिल्कुल लास्ट लास्ट का बता रही हूँ क्योंकि यूजुअली लास्ट वाली लाइन्स दी जाती हैं। इन लाइफ व सिंगल हार्टेड, शेली के लिए। याद रख लेंगे, है ना? कीट्स, शेक्सपियर, फ्रॉस्ट और शेली, चारों के मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विच ऑफ द बिलो राइटर has won साहित्य अकेडमी अवार्ड in 1992 for Our Trees Still Grow in Dehra? अमिताभ घोष, रस्किन बॉन्ड, विक्रम सेठ, अनीता देसाई। मजे की बात ये क्या है, यहाँ पे जो आपके चारों नाम दिए गए हैं चारों को मिला हुआ है फॉर देयर रिस्पेक्टिव वर्क्स। 14 के लिए आंसर दिख रहा है रस्किन बॉन्ड 14 के लिए जी, और 13 के लिए हमारा राइट आंसर था सी। करेक्ट है। अमिताभ घोष का कौन सा वर्क है? द शैडो लाइन्स। और विक्रम सेठ के लिए गोल्डन गेट है, ध्यान रखेंगे। और अनीता देसाई को इन लोगों से पहले मिला हुआ था। विक्रम सेठ को 1 साल पहले मिला था अमिताभ घोष से, और अनीता देसाई को उनसे भी पहले मिला हुआ था फायर ऑन द माउंटेन के लिए। और एक जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, आर ट्रीज स्टिल ग्रो इन डेरा, दिस इज फॉर रस्किन बॉन्ड, जो बी ऑप्शन में दिया गया है। इन लोग को सबको मिला हुआ है, चारों को। लिस्ट वगैरह बना रखा है इसके लिए, साहित्य अकेडमी अवार्ड के लिए। इंडियन लिटरेचर में मान के चलिए कि आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर 5 आएंगे तो कहीं ना कहीं 3 आपके अवार्ड्स के ऊपर ही बेस्ड होते हैं जनरली इंडियन लिटरेचर के अंदर, कि इस फला राइटर को या कौन से वर्क के लिए या कौन से साल में अवार्ड मिला। अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा? Robert Browning, Matthew Arnold, T.S. Eliot, Henrik Ibsen. Father of modern drama. Question number 15. जी, नीतू ने बता रखा था कीट्स के लिए, करेक्ट है। शेक्सपियर का भी बोन डिगिंग के ऊपर है, बिल्कुल। फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा, यहाँ पे जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से एक है फादर ऑफ मॉडर्न पोएट्री और एक है फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा, दोनों याद रख सकते हैं। मॉडर्न पोएट्री के लिए हम लोग याद रखेंगे इलियट को, फादर ऑफ मॉडर्न पोएट्री, और जो क्वेश्चन में पूछा गया है फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा, उसके लिए हेनरिक इब्सन को। 15 के लिए डी राइट आंसर है। ब्राउनिंग नहीं, ब्राउनिंग ने पोएम्स लिखी हैं। 15 के लिए डी याद रखेंगे, और इलियट को याद रखेंगे फादर ऑफ मॉडर्न पोएट्री के लिए। ठीक है, विलियम शेक्सपियर पे हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज सेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? तो दो भाई हैं इसमें आपके पेयर्स, वो जो मालिक है और सर्वेंट है, दोनों ट्विंस हैं। एक लोकेशन से वो लोग आए हैं और एक लोकेशन में हमारी कहानी चलती है। आपको कहाँ कहानी चलती है उस पे हिसाब से बताना है।
सिटी ऑफ एफिसस जी 16 के लिए ए। और भाई लोग कहाँ से आए थे? वो जो एक मालिक और एक नौकर वाला जो पेयरिंग है वो कहाँ से आए थे? सिटी ऑफ सिरक्यूज से। और वेनिस का नहीं यहाँ पे लेना देना है, मांटुआ का भी यहाँ नहीं लेना देना है। दोनों नाम याद रखेंगे और हमारा कॉमेडी ऑफ एरर्स हुआ कहाँ पे है? क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ध्यान रखेंगे कौन से लोकेशन में? सिटी ऑफ एफिसस। वो जो मर्चेंट होता है वो सिटी ऑफ एफिसस के अंदर होता है, पहला वाला ए ऑप्शन करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। एनकेजी याद रखेंगे ना, सिरक्यूज से आए थे वो लोग, वहां पे हमारा प्ले का कोई भी सीन नहीं देखने को मिलेगा, बस ये मेंशन में हमें पता चलता है कि ओके दे बिलोंग टू दैट प्लेस। बी वाला ऑप्शन। द वन हु लव्स गुड फूड एंड नोज ए लॉट अबाउट इट, जो एंजॉय करते हैं अच्छा भोजन और उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं उन सब के बारे में इसको पता होता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है। ऑप्शंस क्या क्या है? कैनिबल एंड कॉन्जर, गॉर्मेट, टी टॉटलर, चार ऑप्शंस दे रखे हैं। हरपिंदर गलत हो गया। तो 17 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी। कैनिबल हो गया जो ह्यूमन फ्लैश या ह्यूमन बॉडी ऑर्गन खाने से रिलेटेड है, उसको कैनिबलिज्म कहते हैं। एंड कॉन्जर हो गया किसी भी तरीके का एक्सपर्ट जिसको उस चीज से रिलेटेड बहुत अच्छी जानकारी है, तो नॉर्मल वर्ड है एक्सपर्ट। फूड रिलेटेड के लिए गवर्नमेंट हो गया। एंड टी टॉटलर किनको कहते हैं? जो ड्रिंक नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं, जीरो, उसके लिए ये टर्म यूज होता है। तो हमारे फूड से रिलेटेड सी करेक्ट। Question number 18. Which of the below idioms means a notice of dismissal from employment? So आपके कलर के ऊपर बेस्ड idioms दिए गए हैं ऑप्शन के अंदर। ग्रीन थंब, येलो बेलीड, पिंक स्लिप एंड रेड टेप, इसमें से कोई एक है जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी न किसी तरीके के जॉब से निकाले जाने को। डिसमिसल फ्रॉम एन एम्प्लॉयमेंट, नोटिस ऑफ डिसमिसल फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट। सो ग्रीन थंब, नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। ग्रीन से याद रखेंगे जो हमारा नेचर और खेती वाला है। सो ग्रीन थंब वो पर्सन हो गया जिसको आता है प्लांट्स को ग्रो करना, सो इज वेरी स्किल्ड और उसके हाथ से पौधे अच्छे उगते हैं। ही नोज अ लॉट अबाउट दैट। सो ग्रीन थंब याद रखेंगे। फिर जो हमारा येलो बेलीड वाला पर्सन है, ये डरा सहमा सा पर्सन है, करेज नहीं है उसके अंदर। तो हम कहते हैं ना डर से पीला पड़ना, उस तरीके से काला नीला पीला सब हो जाता है अप्लाई। तो येलो बेलीड के लिए याद रखेंगे द पर्सन इज कावर्ड, ही इज नॉट हैविंग करेज। पिंक स्लिप है हमारा ये नोटिस कि किसी एम्प्लॉय को पिंक स्लिप मिला है, मतलब तुमने ये काम गड़बड़ किया था और अब तुम आगे ध्यान रखना है, अगर दोबारा हुआ तो यू विल बी टर्मिनेटेड। एंड रेड टेप हो जाता है जहां पे हम कुछ ज्यादा ही स्टैंडर्ड्स एंड रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। जैसे कई बार लोग कहते हैं ना कि हमारी फाइल डिले हो रही है बिकॉज ऑफ रेड टेपिज्म, या कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा बिकॉज ऑफ दिस। सो हम एक में से दूसरे, दूसरे में से तीसरे रूल्स एंड रेगुलेशंस को निकालते जा रहे हैं और मतलब थोड़ा नेगेटिव सेंस में यूज होता है ये वाला वर्ड रेड टेप। सो हमारा हो गया यहाँ पे 18 के लिए आंसर लिख देंगे। पिंक स्लिप कौन सा था? सी ऑप्शन। नेक्स्ट है 19. विच वन ऑफ द बिलो मीन्स टू एक्सेप्ट डिफीट? ये फ्रेजल वर्ब के ऊपर क्वेश्चन है। चार चीजें दिया गया है आपके सामने। टू गो ओवर, टू गिव अप, टू गिव अवे, टू गेट अवे। और इसमें से कोई एक है जो रिप्रेजेंट करता है हार मान लेने को। टू एक्सेप्ट डिफीट कौन सा वाला ऑप्शन 19 के लिए? जी रितिका। टू गो ओवर, टू गिव अप, टू गिव अवे और टू गेट अवे। सो गेट अवे आपको पता चल रहा है कहीं से एस्केप करने से रिलेटेड है, भाग गए हम। और गिव अवे दिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई चीज जब हम प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके साथ कुछ फ्री मिल रहा होता है, सो उसको गिव अवेज कहा जाता है। गिव अप करना होता है कि हाँ भाई हमने हार मान लिया, मेरे बस का नहीं है, गिव अप हो गया। एंड गो ओवर क्या हो जाता है कि हम उसको दोबारा चेक कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई आर्टिकल है और न्यूज़पेपर के लिए आपने लिखा है और जो आपके चीफ एडिटर वो कह रहे हैं कि गो थ्रू दिस पैसेज अगेन, गो ओवर दिस पैसेज अगेन,
मतलब उसको दोबारा पढ़ो, चेक करो कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं रह गई। सो गो ओवर हो गया चेकिंग के लिए, गिव अप हो गया हार मानने के लिए, एंड गिव अवे फ्री कोई चीज किसी के साथ दी जा रही है, एंड गेट अवे भागने से रिलेटेड हो गया कि हम एस्केप करके भाग गए। सो यहाँ पे 19 के लिए बी। 20 है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। माई डैड लाफ्ड व्हेन आई टोल्ड ए जोक। ऑप्टेटिव सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। 20 के लिए बी बी दिख रहा है मुझे, एक किसी का डी दिख रहा है, फिर एक और बी है। तो क्या आंसर होगा? माई डैड लाफ्ड व्हेन आई टोल्ड ए जोक। ऑप्टेटिव होता है जब आप कुछ विश कर रहे होते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं, जैसे आप कहते हैं ना मे यू लिव लॉन्ग या ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स, ये वाले हमारे सेंटेंसेस क्या हो गए? ऑप्टेटिव, वेर इन यू आर विशिंग समथिंग। प्रे है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके का हो सकता है, बट इट इज यू आर विशिंग समथिंग, वो ऑप्टेटिव हो जाएगा। सो ये ऐसा कुछ है नहीं। कंपाउंड के अंदर आपके दो मेन क्लॉजेज होते हैं और उनको जोड़ा जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जिसमें व्हेन नहीं आता। सो ये कंपाउंड सेंटेंस भी नहीं है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए आपको एक्सक्लेमेशन मार्क दिखा होता या स्ट्रॉन्ग इमोशंस फीलिंग्स दिख रहे होते, वो भी नहीं है। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स है। माई डैड लाफ्ड मेन क्लॉज हो गया, व्हेन आई टोल्ड ए जोक ये सपोर्टिंग क्लॉज हो गया, और इन दोनों को जोड़ा है किसने? सबऑर्डिनेटर व्हेन ने। सो कॉम्प्लेक्स। 20 के लिए डी। 20 क्वेश्चन क्लियर है ना सभी को? अलग अलग स्टैंड कर सकते हैं पर कंपाउंड सेंटेंस में ध्यान रखिए व्हेन नहीं आता वहां पे, है ना? जो हमारे जो फिक्स्ड कोऑर्डिनेटर्स हैं, एक तो व्हेन नहीं होता, दूसरा जो हमारा सेंटेंस है वो कहीं ना कहीं दूसरे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक बात होने से दूसरी बात हो रही है कि माई डैड लाफ्ड व्हेन आई टोल्ड जोक, है ना? सो कॉम्प्लेक्स है दोनों तरीके से। उसके अंदर जो वर्ड यूज हुआ है उसके हिसाब से भी मैं आपको बता रही हूँ, और डिपेंडेंसी के हिसाब से भी बता रही हूँ कि बिल्कुल ऐसे सेपरेट अलग अलग बातें नहीं है, एक का दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है कि वो हंसे कब? जब इसने जोक सुनाया। तो कॉम्प्लेक्स होगा डी वाला पार्ट। आगे है आपके पास पैसेज, पढ़ते हैं और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है ना 20 सभी को? अगर डाउट होगा पूछ लेना, आप मैं बता दूंगी। सो जेनेटिक वेरिएशन इज द कॉर्नर स्टोर ऑफ एवोल्यूशन। कुछ जीन से रिलेटेड बात हो रही है यहाँ पे और एवोल्यूशन दिया गया है। विदाउट विच देयर कैन बी नो नेचुरल सिलेक्शन एंड सो a low genetic diversity decreases the ability of a species to survive and reproduce. तो कुछ कुछ यहाँ पे आपको पता लग रहा होगा चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से जो हमारा स्पीशीज है वो सरवाइव रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। एक्सप्लेन्स लीड ऑथर योशन मूडले, प्रोफेसर एट द डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ वेंडा इन साउथ अफ्रीका। तो ये ऊपर वाली सारी बात किसने बताई है? ये हमारे मुडले प्रोफेसर साहब ने। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। 2 centuries ago, सो कितने साल हो गए? 1 century 100 साल। 2 centuries ago the black rhinoceros गेंडा which roamed much of sub-Saharan Africa, लोकेशन है ये sub-Saharan Africa, had 64 different genetic lineages, but today only 20 of these lineages remain, says the paper. So कहीं से ये कॉन्टेक्स्ट दिया गया है। कितने थे? 64, अब कितने रह गए? 20. The species is now restricted to 5 countries: South Africa, Namibia, Kenya, Zimbabwe and Tanzania. Genetically unique populations that once existed in Nigeria, Cameroon, Chad, Eritrea, Ethiopia, Somalia, Mozambique, Malawi and Angola have disappeared. So यहाँ से गायब हो गए। The origins of the genetic erosion, erosion आप लोग पढ़ते हैं नेचर से रिलेटेड, तो ये इरोजन कहाँ पे लगाया गया है? जेनेटिक के साथ। coincided with colonial rule in Africa, colonial rule किसका था? ब्रिटिशर्स का। एंड द पॉपुलैरिटी ऑफ बिग गेम हंटिंग, सो वो ब्रिटिशर्स थे और उनके अंदर ये बहुत ही पॉपुलर गेम था किस चीज का?
हंटिंग का, जानवरों को मारने का। From the second half of the 20th century, however, poaching for horns has dramatically depleted. Poaching हो गया जो चोरी छिपे जाके जानवर मारते हैं, किसके लिए? हॉर्न्स के लिए। सो राइनोसोरस की ही बात हो रही है, हॉर्न्स उन्हीं के हैं। हैज ड्रामेटिकली डिप्लीटेड, कम हो गया है उनका पॉपुलेशन, एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी स्पेशली इन केन्या एंड तंजानिया। तो काफी सारे नाम हैं और आपके स्क्रीन पे आपको पैराग्राफ दिखेगा, सो ये आपके लिए थोड़ा सा एक सपोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 21 आंसर्स आ रहे हैं हमारे पास 21 के लिए। एवरीबडी इज सेइंग सी, एक कोई ए कह रहे हैं। तो 21 के लिए जेनेटिक वेरिएशन करेक्ट आंसर है, बिल्कुल फर्स्ट वाले पार्ट में ही दिया गया है। जेनेटिक वेरिएशन से शुरुआत हुई है, फिर होते होते डिक्रीजेस दी so a low genetic diversity decreases the ability of a species to survive and reproduce, ये सारी चीजें। so genetic variation करेक्ट 21 के लिए सी। आगे 22 Sub-Saharan Africa has lost how many black rhino genetic lineages in 200 years? 2 centuries जहां पे हम लोगों ने पढ़ा था 64 डिफरेंट जेनेटिक लिनेजेस, बट आज कितने रह गए? 20 रह गए। सो आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए? भाई ये थोड़ा सा इसमें मैथ्स है इस वाले क्वेश्चन के अंदर। वहां पे दिया गया है कि इतने थे अब इतने रह गए, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने गुम गए, लॉस्ट बताना है हमें। तो 64 आंसर नहीं है और 20 भी आंसर नहीं है, दोनों के बीच का डिफरेंस आंसर है। सो 22 के लिए 44 होगा। 64 माइनस 20, 44। क्लियर हो रहा है सभी को? जो लोग कुछ कुछ और ऑप्शन दे रहे हैं ए या फिर सी, ध्यान रखेंगे सिली मिस्टेक पैराग्राफ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 23 genetically unique black rhinoceros has been lost in all of the following countries except, फटाफट नाम पढ़िए ढूंढिए। इन सब जगह गुम हो गए हैं सिवाय, एक्सेप्ट दिया है क्वेश्चन के अंदर, नाइजीरिया, मालावी, तंजानिया और चाड। सो ये जो आपके सेकेंड पार्ट में दिया गया है, द स्पीशीज इज नाउ रिस्ट्रिक्टेड टू 5 कंट्रीज, उसके अंदर हमें जो नाम दिख रहे हैं उसमें से एक है तंजानिया। मिला सभी को? एक ऊपर बताया गया है कि गुम गए, 64 से 20 रह गए। फिर द स्पीशीज इज नाउ रिस्ट्रिक्टेड टू 5 कंट्रीज, उसके अंदर हमें किसका नाम दिख रहा है? तंजानिया का दिख रहा है। सो 23 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी जो तीनों नाम है वो आपको उसके बाद दिख रहे हैं। 24 देखिए, फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी व्हाट हैज कॉज्ड ए ड्रामेटिक फॉल इन ब्लैक राइनोसोरस पॉपुलेशन? ऑप्शंस में है कॉलोनियल रूल, बी फॉल इन जेनेटिक डाइवर्सिटी, सी पोचिंग, डी बिग गेम हंटिंग। और पूछा जा रहा है सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है 24 के लिए सी। यस, दीपिका पवाल करेक्ट आंसर है। स्वाति का भी आंसर करेक्ट है, साफ साफ दिया हुआ है पोचिंग। सो 24। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 25, जेनेटिक डाइवर्सिटी इज प्रोपोर्शनल टू डैश, द एबिलिटी ऑफ अ स्पीशीज टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, एक्सटिंक्शन, स्पीशीज पॉपुलेशन, इन ब्रीडिंग। जेनेटिक डाइवर्सिटी इज प्रोपोर्शनल टू, और ये आपके ऊपर से चौथी लाइन में मिल रहा है हमें, एबिलिटी ऑफ ए स्पीशीज टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। मिल गया सभी को?
सो 25 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, पहला वाला। जी। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। सो इसी सेम टाइम पे 8 बजे, ये आपके आज 1 अक्टूबर है, सो 15 अक्टूबर तक हम लोग डेली करेंगे प्रैक्टिस। आई विल ट्राई कि इसके अंदर लिटरेचर, ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन जो आपके सिलेबस के अंदर दिया गया है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस इंक्लूड हो जाए, और थोड़ा सा आप लोगों को मौका मिल जाए अलग तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का। ठीक है, सो कल मिलेंगे 8 बजे जूनियर एग्जाम से रिलेटेड दूसरे प्रैक्टिस सेट के साथ, प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।